जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामनी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। आप सब लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? निम्नलिखित में प्रत्येक कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं। पहला दिया है कि किसी सदिश राशि का परिमाण सदैव अदिश होता है। जरा ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए हम कहें कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो 20 इसका परिमाण होता है। तो परिमाण हमेशा संख्या होती है और संख्या हमेशा अदिश राशि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सदिश राशि का जो परिमाण होता है वह परिमाण अदिश राशि होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। यानी फर्स्ट जो कथन है यह फर्स्ट कथन सत्य है। अब इसके बाद हम इसके सेकंड कथन को देखते हैं। सेकंड कथन में दिया हुआ है किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सदिश राशि वेक्टर एफ है, तो अगर हम इसका क्षैतिज घटक निकालें तो एफ साइन थीटा हो जाएगा, और अगर क्षैतिज घटक निकालें तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और अगर ऊर्ध्व घटक निकालें तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। तो ये कास थीटा जो है, ये कास थीटा साइन थीटा भुजाओं का अनुपात होता है और ये सदिश राशि है। तो जब अगर ये भुजाओं का अनुपात है तो यह एक अदिश राशि होती है। कास थीटा साइन थीटा इसको हम अदिश राशि कह सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब किसी सदिश का अदिश में गुणा करते हैं तो वह सदिश राशि होती है। इसका मतलब कि वेक्टर एफ कास थीटा भी सदिश राशि होगा, वेक्टर एफ साइन थीटा भी सदिश राशि होगा, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ये अदिश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड कथन कह रहा है यह सेकंड कथन असत्य है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड कथन को देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है कि किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई अदिश राशि होती है। और जैसे जैसे आप जाते हैं, जैसे देखें, सपोज कीजिए आप ए से बी पर गए हैं, तो अगर आप सड़क का रास्ता इस तरह से है, ऐसे गया हुआ है, तो अगर इस पूरे को हम नाप लेंगे, मापन कर लेंगे, तो ये जो है लंबाई हो जाएगी। ये लंबाई है, लंबाई अदिश राशि होती है। और अगर विस्थापन मापना हो तो यहाँ से ए से बी के बीच जो सीधी दूरी होगी वो विस्थापन होगा। तो दूरी जो होती है, अच्छा अगर मान लीजिए, देखिए दो बातें हैं, अभी प्रश्न हम पूरा पढ़ेंगे लेकिन पहले समझ लीजिए। अगर ए से बी तक जाने के लिए रास्ता सीधा हो तो उस स्थिति में विस्थापन जो होता है दूरी के बराबर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए तो उस स्थिति में दूरी ज़्यादा होती है और विस्थापन कम होता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि दूरी
विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। दूरी माने लंबाई, लंबाई विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन से अधिक भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या था, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन के सदिश के परिमाण के बराबर होती है। तो लंबाई और विस्थापन, अभी हमने बताया कि लंबाई और विस्थापन दोनों बराबर तब होते हैं जब हम एक रास्ते से जाते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ता होगा तो लंबाई और विस्थापन सीधे होता है, लंबाई सीधे नहीं होती है। लंबाई सीधे भी हो सकती है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी हो सकता है। इसलिए ये जो तीसरा कथन है, यह तीसरा कथन भी असत्य है। अब इसके बाद हम चौथे कथन को देखते हैं। चौथे कथन में क्या दिया हुआ है, किसी कण की औसत चाल समय के समान अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है। जरा ध्यान सुनिए, आपको मालूम है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो जरा अब देखिए, समय दोनों में, प्रश्न के अनुसार समय दोनों में कांस्टेंट है। जितना समय पहले में लग रहा है उतना ही समय बाद में भी लग रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दूरी और विस्थापन, तो हमने अभी आपको बताया है कि दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और दूरी विस्थापन से अधिक भी हो सकती है। तो अगर दूरी अधिक होगी तो चाल अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान समयांतराल में औसत चाल औसत वेग के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा, और प्रश्न में यही कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्थ कथन है, यह फोर्थ कथन सत्य है। अब इसके बाद हम लोग पांचवें कथन को देखें कि पांचवें कथन में क्या दिया हुआ है। देखिए, पांचवें कथन में दिया हुआ है, उन तीन सदिशों का योग जो समतल में नहीं है। अब देखिए, अगर तीन बिंदु, ऐसे समझ लीजिए, हम आपको बता दें कि सपोज कीजिए तीन सदिश में एक सदिश ये है, अगर ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ए से बी के तरफ, यानी ए से बी के तरफ अगर सदिश हो और फिर सदिश बी से सी के तरफ हो और फिर सदिश सी से ए के तरफ हो, तो इस स्थिति में सदिश का योग जो होता है वो शून्य होता है। तो कह रहा है कि उन तीन सदिशों का योग, तो सुन लीजिए, ऐसा तब होता है जब ये तीनों बिंदु एक समतल में होते हैं। अगर ये तीनों बिंदु एक समतल में नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उन तीन सदिशों का योग जो समतल में नहीं है, कभी भी शून्य सदिश नहीं हो सकता। तो अब समझ लीजिए, शून्य तब होगा जब समतल में होंगे, शून्य तभी होगा जब तीनों बिंदु समतल में होंगे, और अगर समतल में नहीं होंगे तो शून्य नहीं होगा। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर समतल में न हो तो शून्य नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पांचवा कथन आपको दिया हुआ है, यह पांचवा कथन भी सत्य है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित असमीकाओं को ज्यामितीय विधि, ज्यामिति का मतलब ये फिगर बना करके,
निम्नलिखित असमीकाओं को ज्यामितीय विधि से या किसी अन्य विधि से सत्यापित कीजिए। तो ये जो ज्यामितीय विधि है ना, यह ज्यामितीय विधि ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी। तो चलिए हम ज्यामितीय विधि ही अपनाते हैं। हम यहाँ पर बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करेंगे और हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि वेक्टर OP या OP भी हम लिख सकते हैं, केवल वेक्टर यहाँ पर हम नहीं भी लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि OP वेक्टर A के बराबर है। और याद रखे रहिएगा, ये माड होता है, जब दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं तो ये माड होता है। माड का मतलब होता है परिमाण, और परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। तो परिमाण कैसे निकलता है? तो जब उस राशि के वर्ग का वर्गमूल हम लेते हैं तो हम लोगों को परिमाण ज्ञात होता है। तो चले देखें, हम मान लिए हैं OP इज इक्वल टू मॉड वेक्टर A और OQ, देखिए OQ इज इक्वल टू मॉड वेक्टर B हो जाएगा। और फिर अगर हम OR को देखें तो OR जो है, ये देखिए अगर यह वेक्टर A है तो यह भी वेक्टर A हो जाएगा क्योंकि इसके समांतर है। अगर यह वेक्टर B है तो यह भी वेक्टर B हो जाएगा। इसलिए ये OR जो है ये परिणामी है और यह परिणामी इन दोनों सदिशों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी OR जो होगा, OR इज इक्वल टू हम मॉड वेक्टर A प्लस मॉड वेक्टर B हो जाएगा। अगर OP बराबर मॉड वेक्टर A है और OQ बराबर मॉड वेक्टर B है तो OR की जो वैल्यू होगी वह मॉड वेक्टर A प्लस वेक्टर B के इक्वल होगी। अब हम लोग ज़रा देखें, हम लोग फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और त्रिभुज हम OPR को ले रहे हैं। त्रिभुज OPR में आप ज़रा देखिए, तो ये देखिए यह OR जो है, देखिए दो स्थिति आती है कि OR इन दोनों सदिशों के योग के बराबर भी होता है और कभी कभी कम भी हो जाता है। तो OR जो होगा ये OR का मान इन दोनों के योग से कम भी होता है और बराबर भी होता है। तो पहले हम मान के चल रहे कि कम है, तो OR इज लेस देन, लेस यानी कम है। किससे कम है? तो OP और प्लस PR, यानी OP और PR के जोड़ से OR जो है यह कम है। तो अब देखें आप ज़रा, फिर क्या मिलेगा? अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो OR इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं, तो OR इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड वेक्टर A प्लस मॉड वेक्टर B इज लेस देन OP की जो वैल्यू है यह मॉड वेक्टर A है और OQ की जो वैल्यू है यह मॉड वेक्टर B है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि OR जो होता है वह OP और PR से दोनों के जोड़ से कम भी होता है और बराबर भी हो जाता है। तो अगर बराबर होगा तो ये हो जाएगा OR इज इक्वल टू OP प्लस PR हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर भी मान रखें तो OR की जो वैल्यू है मॉड वेक्टर A प्लस वेक्टर B है और इज इक्वल टू OP की वैल्यू हम रख रहे हैं
ये मॉड वेक्टर ए और फिर ये हो जाएगा प्लस मॉड वेक्टर बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें, तो अगर दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड का मतलब एक में मिला दें, तो होगा क्या? देखिए, दोनों का लेफ्ट इक्वल है, दोनों का राइट इक्वल है, साइन केवल चेंज हुआ है, यहाँ लेस देन है और यहाँ इक्वल है। तो दोनों को मिला देंगे तो एक में आ जाएगा, तो दोनों चिन्ह लग जाएगा, और जब दोनों चिन्ह लग जाएगा तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू। ये हो जाएगा आपका मॉड वेक्टर ए और प्लस ये हो गया मॉड वेक्टर बी। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको दिया हुआ है ये मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें यहाँ पर क्या हो सकता है। अब जैसा कि आपने देखा था कि OP और PR इन दोनों का जो जोड़ था यह OR के बराबर भी हो सकता था और OR से अधिक भी हो सकता था। तो अब चले यहाँ पर देखें, जो अब स्थिति बनेगी वो ये होगी कि अगर OR, देखिए OR और PR, अब जरा सुनिए, अगर हम यह मान लें कि OP और PR दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर हम OR और PR दोनों को जोड़ें तो यह जोड़ हमेशा OP से कम होगा। अगर इसको और इसको जोड़ा जाए तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा इससे कम होगा। तो अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, OR देखते OR और प्लस PR, OR प्लस PR, देखिए OR प्लस PR इन दोनों का जो जोड़ होगा वो इससे अधिक होगा, ठीक ना, इन दोनों का जोड़ इससे अधिक होगा। तो अब OR प्लस PR जो होगा वह OP से अधिक होगा, इज ग्रेटर देन OP होगा। अब यहाँ से अगर OR की वैल्यू हम निकालते हैं तो देखें OR की वैल्यू निकालेंगे तो ये है OP और PR बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस PR। और एक बात और ध्यान में रखे रहिएगा कि अब ये जो है इधर के तरफ, जिधर ये बंद रहता है चिन्ह उधर लेस होता है और जिधर खुला रहता है उधर अधिक होता है। इसका मतलब कि ये अधिक है और ये कम है, ठीक ना। तो अब जो है अगर इसकी वैल्यू हम रख दें तो देखिए OR की जो वैल्यू है यह मॉड वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, इज ग्रेटर देन OP की जो वैल्यू है यह मॉड वेक्टर A है, और PR जो होगा, देखिए PR जो होगा यह वेक्टर B के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा, हमने बताया था ना कि OQ और PR दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो अगर यह वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर B, ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ये कंडीशन तब आएगी जब वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हों। लेकिन अगर दिशा विपरीत हो जाए,
अगर b की दिशा a के विपरीत हो जाए तो उस स्थिति में ये दोनों जो होते हैं ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर दिशा विपरीत हो तो लिखा जा सकता है कि यदि OP तथा PR की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो इस स्थिति में OR जो होता है वह OP माइनस PR के इक्वल हो जाता है। अब जब इक्वल हो जाएगा तो हम मान रख देंगे OR की वैल्यू है मॉड वेक्टर A प्लस वेक्टर B और ये इज इक्वल टू OP की जो वैल्यू है यह मॉड वेक्टर A और माइनस PR की जो वैल्यू है यह मॉड वेक्टर B है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर देखें तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम दोनों को मिला दें फिर यहाँ, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो देखिए जो लेफ्ट में है दोनों में वही राइट में है, बस यहाँ पर बीच में ग्रेटर का साइन है और यहाँ इक्वल का साइन है। तो अगर दोनों को मिला दें तो देखिए फिर क्या मिल जाएगा, मॉड वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर A माइनस मॉड वेक्टर B। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। फिर यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का A और B पार्ट सॉल्व होता है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे A और B पार्ट सॉल्व हुआ है वैसे ही आपको C और D पार्ट सॉल्व करना होगा। C और D पार्ट सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको बता करके उसका वीडियो हम डाल देंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D इज इक्वल टू 0। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इस कथन को आपको बताना है। फर्स्ट में दिया हुआ है कि वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D प्रत्येक शून्य सदिश है। देखिए एक चीज है, इनका योग शून्य तभी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर वेक्टर A का मान भी शून्य हो जाए, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D चारों शून्य हो जाएं तो भी ये शून्य हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि वेक्टर A अगर किसी भी दो सदिश का जोड़ अगर किसी दूसरे सदिश के विपरीत दिशा के जोड़ के बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू अगर वेक्टर C प्लस वेक्टर D और ये माइनस कर दिया जाए, मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि केवल A और B का ही योग होगा, ये भी नहीं कर रहे हैं कि केवल C और D का ही योग होगा। ये भी हो सकता है कि किन्हीं दो सदिशों के योग का परिमाण अन्य दो सदिशों के योग के परिमाण के बराबर और दिशा अगर विपरीत हो तो इस स्थिति में भी इनका योग शून्य हो सकता है। तो जो प्रश्न में कहा गया है वो भी सत्य है और इसके अतिरिक्त जो दूसरा आपको जवाब दिया गया है ये भी सत्य है। तो फर्स्ट को हम लिख देंगे कि यह कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कथन में क्या कहा जा रहा है। देखिए सेकंड कथन में कहा जा रहा है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर C का परिमाण वेक्टर B प्लस वेक्टर D, वेक्टर B प्लस वेक्टर D के परिमाण के बराबर है। तो अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किन्हीं दो सदिशों का योग
अन्य दो सदिशों के योग के बराबर हो और दिशा अगर उसकी विपरीत हो तो उस स्थिति में इन चारों का जो योग होगा वो शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 और +7 दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है वो भी वो 7 + 5 दिया हुआ है सपोज कीजिए। तो अगर इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ आपस में बराबर हो जाए तो एक दूसरे से कट जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर किन्हीं दो सदिशों का जोड़ अन्य दो सदिशों के योग के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में इन चारों सदिशों का जो योग होगा वो शून्य होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड कथन है यह सेकंड कथन भी सत्य है। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का परिमाण, देखिए थर्ड में दिया है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी के परिणामों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। देखिए अगर इन तीनों सदिशों को जोड़ें तो ये जो एक सदिश का परिमाण है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सदिश का परिमाण तीन सदिशों के परिमाण के योग से अधिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि प्रश्न में ये जो कथन दिया जा रहा है यह भी कथन सत्य है। अब इसके बाद हम फोर्थ स्टेटमेंट यानी चौथे कथन को देखते हैं। चौथे कथन में आपको दिया हुआ है कि यदि ए व डी संरेखीय नहीं है। देखिए संरेख का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए एक ही रेखा में दो बिंदु हो तो संरेख होता है और संरेख नहीं है इसका मतलब कि ए कहीं और है बी कहीं और है। तो यदि ए और डी संरेख नहीं है तो बी प्लस सी अवश्य ही वेक्टर ए और वेक्टर डी के समतल में होगा। देखिए कहा जा रहा है कि अगर ए और डी, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है माने एक रेखा में नहीं है, तो इस स्थिति में वेक्टर बी और वेक्टर सी तथा वेक्टर ए और वेक्टर डी ये अवश्य ही एक समतल में होगा यदि ए तथा डी के अनुदिश होगा यदि वे संरेखीय हैं। तो एक बात तो मैं आपको बता ही दूं, प्रश्न में कह दिया है कि ए और डी संरेख नहीं है, तो ए और डी संरेख नहीं है मतलब उनकी अलग अलग दिशा में है। तो जब अलग अलग दिशा में होंगे तो ए और डी का परिमाण जब बी और सी के परिमाण के बराबर होगा ना और दिशा विपरीत होगी तभी इन चारों का योग शून्य होगा। इसका मतलब कि ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है यह फोर्थ स्टेटमेंट भी सत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, तीन लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। स्केटिंग को आपको जानते ही हैं। तो देखिए ये वृत्ताकार पथ है और इसी पर वो स्केटिंग कर रही हैं और इसकी त्रिज्या जो दी गई है वह 200 मीटर दी गई है। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करते, देखिए बिंदु P से स्केटिंग करना शुरू कर रहे हैं तथा P के व्यासीय विपरीत बिंदु Q पर उत्पन्न पथों विभिन्न पथों से हो करके पहुंचते हैं जैसा चित्र में प्रदर्शित किया गया। देखिए क्या कहा जा रहा है, बिंदु P से बिंदु Q तक
3 लड़कियां स्केटिंग करते हुए जा रही हैं। उनको पी से चलना है और पहुंचना है क्यू पर। उनके लिए रास्ता क्या क्या हो सकता है? तो एक रास्ता हो सकता है कि वो सीधे चली जाए, एक रास्ता, या ऐसे देखिए, जो लड़की ए है वो इस पथ से स्केटिंग करते हुए क्यू पर पहुंच रही है, जो लड़की बी है वो सीधे चली जा रही है, और जो लड़की सी है, जो तीसरी लड़की है, वो इस तरह से पहुंच रही है बिंदु क्यू पर। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? तो विस्थापन आप जानते हैं ना, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है जिस बिंदु से चले हैं और जहां पहुंचे हैं उनके बीच की सीधी दूरी, ये विस्थापन सदिश होता है। तो अब अगर विस्थापन सदिश जो होगा ये पी क्यू का परिमाण होगा, तो पी क्यू जरा देखिए, है केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और ये त्रिज्या है। तो अगर ये त्रिज्या 200 मीटर है तो ऊपर की त्रिज्या भी 200 मीटर हो जाएगी। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमको निकालना है तो ये 200 धन 200 कर देंगे, 200 प्लस 200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 400 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा था कि विस्थापन का परिमाण कितना है? तो विस्थापन का परिमाण जो होगा वो 400 मीटर के बराबर होगा। किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर होगा? प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है कि किस लड़की के लिए विस्थापन और दूरी यानी पथ की लंबाई दोनों बराबर होगी। तो वह लड़की जो लड़की बी है, जो इस पथ से हो करके गई है, यानी व्यास के अनुकूल वाले पथ से हो करके गई है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा हुआ विस्थापन दोनों बराबर होगा। जब ये सी वाले पथ से जाएगी तो ये बहुत दूरी तय करके जाएगी, ये ए वाले पथ से भी बहुत दूरी तय करके जाएगी, लेकिन ये जो सीधे जाएगी उसके द्वारा हुआ विस्थापन और दूरी यानी पथ की लंबाई दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, यह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आज आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत डिटेल में बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके तो आप ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।